हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, जो कि दूसरा पेपर होता है और 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और आप सभी को पता है कि हम रिवीजन करवा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जिसमें हम सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट किए हैं। तो देखिए, हमने 25 तक क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि शिक्षण के कोई दो उद्देश्य बताइए। मतलब कि शिक्षण के कोई दो उद्देश्य आप सभी को बताना है। तो दो उद्देश्य में एक तो मानसिक क्षमता का विकास और दूसरा जो आता है वो आता है क्रियाशीलता का विकास। 27 प्रश्न है कि व्यक्तिगत संप्रेषण के दो लाभ बताइए। यानी व्यक्तिगत संप्रेषण के दो बेनिफिट क्या होते हैं। तो व्यक्तिगत संप्रेषण के दो लाभ, जिसमें ज्ञान प्राप्ति और सेकंड की सही भाषा तथा सही उच्चारण, ये क्या होते हैं, दो उद्देश्य हो जाते हैं। अगला 28 प्रश्न है कि शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्र, जिसमें आपके सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो मात्र केवल यहाँ दो पूछा है कि शिक्षण के दो प्रमुख शिक्षण सूत्रों का नाम उल्लेख कीजिए। और ये बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो इजी है, सरल से जटिल की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला 29 प्रश्न है कि अन्वेषण विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी सबसे पहले तो देखिए, अन्वेषण का जो मतलब होता है वो होता है खोज। यानी खोज विधि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अन्वेषण प्रविधि का तात्पर्य शिक्षा के उस प्रविधि से है जिसमें बालकों को खोज करने वाले की स्थिति में रखकर बिना किसी विशेष निर्देशन के उन्हें स्वयं खोजना या नवीन ज्ञान अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। उन्हें हम अन्वेषण विधि कहते हैं। और ये 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला 30 प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग शिक्षण विधि कौन सी है और क्यों। तो विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोग शिक्षण विधि जो है वो कौन सी है। तो प्रयोग प्रदर्शन अनुसंधान विधि, क्योंकि यही बालक करके सीखता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बीटीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो रुचिपूर्ण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य जो है वो निम्नलिखित है। पहला, रटने के बजाय सीखने पर बल दिया जाता है, जिसमें रुचि होती है। बहुत ही अच्छा लाइन बोला है, रटने के बजाय सिखाने, ठीक है, या कह सकते हो सिखाने पर बल दिया जाता है। एंड सीखने को आनंदमयी बनाना होता है। एंड थर्ड, बालक के व्यक्तित्व का भी विकास होता है एवं हरास एवं अवरोध को रोकना होता है। 32 प्रश्न है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य है। तो जो कुछ विद्यार्थी जानते हैं और समझते हैं, उसी के माध्यम से नई बात अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ देना प्रस्तावना का प्रमुख उद्देश्य है। अगला 33 प्रश्न है कि निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। जो कि बीटीसी ये जितने भी प्रश्न ये 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा है कि निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो पेपर का पूछने का पैटर्न होता है वो कुल जो अति लघु का जो संख्या होता है प्रश्नों का वो होता है 15। ठीक है, यहाँ पर निरीक्षण विधि तो यानी इससे क्या होता है, यह मनोविज्ञान प्रविधि है। इसके प्रयोग से छात्रों की ज्ञान इंद्रियों का विकास होता है। अगला आपका 34 प्रश्न है कि बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं। तो बहुउद्देशीय शिक्षण सामग्री किसे कहते हैं। ऐसी शिक्षण सामग्री जो उनके उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे चार्ट, ग्राफ, मानचित्र आदि कक्षा में अनेक प्रयोगों से छात्रों को रंग भरने, कला बनाने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री उसे हम कहते हैं। अगला 35 प्रश्न है कि संप्रेषण के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के प्रमुख घटक, जिसमें आप सभी को पता है 3 घटक आता है, प्रेषक, संदेश और ग्राही।
36 प्रश्न है कि शिक्षक में अभिप्रेरणा का सिद्धांत का क्या आशय है। तो फ्रेंड्स यहाँ शिक्षण रहेगा, न कि शिक्षक। ठीक है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत का क्या आशय है। तो बी.डी. भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है। जैसे कि फ्रेंड्स हमने सुबह वाली क्लास में, आज 11 बजे वाली क्लास में डिस्कस किया था कि सीखने में पठार आती है किसके कारण, तो प्रेरणा के अभाव के कारण। तो यहाँ भी यहाँ जो लाइन कहा जा रहा है कि बी.डी. भाटिया के अनुसार प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है। ठीक है, और वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लग गया तो वह उसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और याद करता है और उसे ध्यान मग्न होकर कार्य करता है। इस प्रकार जो सीखने का कार्य हो जाता है वो सरल हो जाता है, चाहे आगे कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगला 37 प्रश्न है कि उदाहरण प्रविधि के 2 उपयोगिताएं बताइए। उदाहरण से पाठ्य वस्तु रोचक, बोधगम्य एवं स्पष्ट हो जाती है। एंड उदाहरणों का प्रयोग कर विषय सामग्री को अधिक स्पष्ट करता है और नया ज्ञान प्रदान करता है। अगला 38 प्रश्न है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है। तो बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसको ज्ञात है। इसे ज्ञात या पूर्व ज्ञान के सहारे वह नया ज्ञान प्राप्त करता है। यह शिक्षण सूत्र इसी तथ्य पर आधारित है। यानी पहले जो कुछ भी बालक सीखा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको पहले से ज्ञात है या पूर्व ज्ञान है, और उसी के सहारे हम नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इसको ही हम ज्ञात से अज्ञात की ओर इस शिक्षण की डिफिनीशन हो जाती है। अगला आपका प्रश्न है कि दक्षता आधारित विधि के सोपान बताइए। तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के जो सोपान है वो क्या है, निम्नवत है। पहला, पूर्व तैयारी उद्देश्य निर्धारण, सहायक सामग्री की व्यवस्था, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियों का शुद्धिकरण और प्रयोग। तो ये क्या है, दक्षता आधारित विधि के सोपान है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दक्षता आधारित, और आप देख सकते हो बीटीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो दक्षता आधारित शिक्षण विधि के निम्नलिखित सोपान जो है, पूर्व तैयारी उद्देश्य निर्धारणा, सहायक सामग्री की व्यवस्था, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम निर्णय का समन्वयीकरण, सूचीकरण, अभ्यास कार्य के मध्य की गई त्रुटियां गलतियों का शुद्धिकरण करना और इसका प्रयोग करना। अगला जो प्रश्न है 40 की उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ लिखिए, जो कि बीटीसी 2015 एंड 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस प्रकार की शिक्षा से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है। छात्रों की दुर्बलताओं को जानकर शिक्षा का ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है कि जिससे उनकी कठिनाई, दुर्बलताओं तथा बुरी आदतों को दूर करके सीखने के दूषित प्रभाव को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है। अगला 41 प्रश्न है कि खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधियों के नाम लिखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हो बीटीसी 2015, 2016 और 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। खेल पर आधारित 2 शिक्षण प्रविधि का नाम बताना है, यानी खेल पर आधारित 2 शिक्षण यानी 2 टेक्निक्स का नाम बताना है। ठीक है, जिसमें आपका खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां जो है वो निम्नलिखित है, जिसमें खेल विधि आ जाता है, किंडरगार्टन विधि आ जाता है, मॉन्टेसरी विधि आता है, प्रोजेक्ट विधि आता है और डाल्टन विधि आता है। तो ये खेल पर आधारित मात्र केवल 2 शिक्षण प्रविधियों का नाम पूछा है, बट यहाँ पे 5 आप सभी को याद हो गया। ठीक है, तो याद कर सकते हो, कोई बात नहीं, हो सकता है कि 2 की जगह पे 5 शिक्षण प्रविधियों का नाम पूछ ले। तो इसलिए खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां जो है वह निम्नलिखित है: खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, प्रोजेक्ट विधि एंड डाल्टन विधि। अगला जो आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने डिस्कस किया
बट चलिए एक बार और रिवीजन। उपचारात्मक शिक्षण शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है और इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को जानकर उनका निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2 तथा कक्षा 3 के बच्चों के लिए है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा तथा गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है और छात्रों की कठिनाइयों को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है। योकम व सिम्पसन के अनुसार जो कि स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपने कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। तो ये किसके अनुसार? तो योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे। अगला सेकंड प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रमुख विधियां, जिसमें आप सभी देख सकते हो कि बच्चों की कठिनाइयों को जानकर उनका निराकरण करने के लिए निम्न उपाय हैं, जिसमें आपका आता है व्यक्तिगत शिक्षण विधि, समूह शिक्षण, साधारण अभ्यास कार्य लिखित और मौखिक, विशिष्ट अभ्यास कार्य लिखित और मौखिक और पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य। इनके माध्यम से हम उपचारात्मक यानी जो भी उनमें कमी है हम उनका निराकरण कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। देखिए उपचारात्मक शिक्षण के क्या क्या लाभ है। उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख लाभ इस प्रकार है। इससे छात्रों में उपस्थित कठिनाइयों का पता चलता है तथा उनका निवारण हो जाता है। अगला है कि इससे छात्रों का मानसिक विकास किया जा सकता है, ठीक है, और इसके प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। छात्रों को इस शिक्षण द्वारा उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो ये क्या है, इनके लाभ है। अगला प्रश्न है कि दक्षता आधारित शिक्षण से आप क्या समझते हो। तो शिक्षक जब शिक्षण कार्य कराता है तो वह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से TLM का भी प्रयोग करके बालकों में दक्षताओं का विकास करता है। और दक्षता आधारित शिक्षण का अर्थ यह है कि छात्रों की दक्षता पर न्यूनतम अधिगम की संप्राप्ति करना, जिससे छात्रों की दक्षता को सुनिश्चित किया जा सकता है। और गणित में बालकों की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए बालकों को निम्न बातें बतानी चाहिए, जिसमें संख्याओं की धारणा, संख्याओं की पहचान, संख्याओं को लिखना और संख्याओं को लिखने का सही क्रम। भाषा की दक्षता है, मतलब भाषा के ये जो कौशल है कौन कौन से, तो जिसमें सुनना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है और लिखना आता है। अगला आपका प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण से आप क्या समझते हो। तो बाल केंद्रित शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण कार्य किया जाता है। और बाल केंद्रित शिक्षण में क्या होता है, बालक जो होता है वो प्रधान होता है, अध्यापक जो होता है वो प्रधान नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बच्चों की रुचि आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। और बाल केंद्रित शिक्षण परंपरागत प्रचलित शिक्षण प्रणाली से हटकर, क्योंकि यहाँ बालक प्रधान होता है, क्योंकि आप सभी को पता है पहले जो चलता आता था वो उसमें शिक्षक जो मतलब जो गुरु चाहता था वही करवाता था, लेकिन अब जो है वो क्या है, बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दिया जाता है। अगला का प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य बताइए। बाल केंद्रित शिक्षण के क्या उद्देश्य है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। बालक को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाता है, बालकों को दंड नहीं दिया जाता है, बालकों को रटने के स्थान पर सिखाने की क्रिया पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया जाता है और सीखने की प्रक्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी तथा रोचक बनाने के लिए बाल केंद्रित शिक्षण को अपनाया जाता है, ठीक है। और अगला देखिए प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व इस प्रकार है। बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा दिया गया ज्ञान जो होता है वो बहुत ही आसान होता है, जिससे बच्चे जो होते हैं बहुत ही इजीली तरीके से किसी भी पाठ्य वस्तु को, विषय वस्तु को, सिलेबस को बहुत ही आसानी के साथ उनको सीख लेते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है अगला जो आपका इसका फैक्ट है, महत्व है कि बाल केंद्रित शिक्षा से बालकों में सामाजिक और नैतिक विकास भी होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को उनके रुचि के अनुसार शिक्षा दिया जाता है, उनकी आवश्यकता के
अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है। तो इस तरीके से बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व है। अगला 8वां प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हो? तो अपेक्षित अधिगम स्तर के 3 शब्दों से मिलकर बना है अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित का मतलब होता है निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी आशा की जाए, और अधिगम मतलब सीखना, और स्तर मतलब उपलब्धि। जैसे कि फ्रेंड्स हमने अपेक्षित अधिगम स्तर देखा था, यानी पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है, ठीक है, कि इस बालक को कितना सिखाना मतलब कितना सिखाया जाना चाहिए। तो ये जो आपका सबसे पहले तो आप यही याद कर लीजिएगा कि अपेक्षित अधिगम स्तर जो है वो है क्या। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अपेक्षित का अर्थ होता है पहले से ही निर्धारित किया गया हो, यानी न्यूनतम दक्षताएं जिनकी आशा की जाए, और अधिगम मतलब सिखाना होता है या सीखना, और स्तर मतलब उपलब्धि स्तर। अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक कक्षा व विषय के लिए निश्चित न्यूनतम दक्षताओं को प्रत्येक बच्चा निश्चित रूप से प्राप्त करे, और अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति के लिए 3 अधिगम अनुभव हैं, जो इस प्रकार है: ज्ञानात्मक अनुभव, एंड उसके बाद देखिए दूसरा जो है भावात्मक अधिगम अनुभव, और तीसरा क्रियात्मक अधिगम अनुभव। अगला आपका प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों है? तो अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकता क्यों है, यानी इससे जो आवश्यकता होती है, पहला यही हो जाता है कि अपेक्षित अधिगम स्तर के होने से शिक्षक को एक लक्ष्य दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है पहले से निर्धारित कर लिया जाता है, जिससे शिक्षक को पूर्ण करना होता है। सेकंड, अपेक्षित अधिगम स्तर से शिक्षकों को छात्रों के मूल्यांकन में क्या होता है, आसानी होता है। तो ये अपेक्षित अधिगम स्तर की आवश्यकताएं हैं। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है? तो शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर व व्यवहारिक बनाना है। शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: शिक्षण का उद्देश्य बालकों का बौद्धिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, शिक्षण के द्वारा बालकों का सामाजिक तथा नैतिक विकास करना है, शिक्षण के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है, और शिक्षण के द्वारा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि रुचिपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बताइए। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: पहला, खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा एवं कौशल का विकास होना। दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा, विद्यालय के वातावरण को भय मुक्त बनाना। और चौथा, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना होता है। तो ये रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये जितने भी हमने प्रश्न डिस्कस किए वो शिक्षण अधिगम के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक थे। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा और बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं 5:30 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।